बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में एक राजा राज किया करता था। वो एक बहुत नरम दिल और बहुत अच्छा राजा था। उसकी रानी भी बहुत नरम दिल की थी। वो दोनों हमेशा दूसरों की भलाई करते थे और अपनी प्रजा का बच्चों की तरीके से ख्याल रखते थे। उनके पास में धन दौलत संपत्ति सब कुछ थी, परंतु शादी के बहुत समय के बाद भी उनके कोई बच्चे नहीं थे, जिनकी वजह से वो दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहा करते थे। रानी को प्रकृति से बहुत प्यार था। वो हमेशा अपने महल के बाग में फूलों की देखरेख किया करती थी। मजे की बात ये थी कि इतने बड़े राजा होने के बाद भी उनके यहाँ कोई माली नहीं था। सारी देखभाल केवल रानी ही किया करती थी। एक दिन रानी अपनी दासी के साथ उपवन में घूम रही थी कि तभी रानी साहिबा, इधर आइए। ये देखिए, हमारे बाग में एक नया फूल खिला है। क्या इसके बीज आपने डाले थे? अरे हाँ, ये तो बहुत सुंदर फूल है, लेकिन मैंने तो आज तक ऐसा फूल कभी देखा ही नहीं और हमने इस फूल के लिए कभी भी कोई बीज नहीं बोया, तो फिर यहाँ पर कैसे आ गया? कोई बात नहीं रानी साहिबा, हो सकता है कि किसी तरीके से कोई बीज हवा में उड़कर आ गया हो और वो यहाँ पर फूल बन गया हो। या कई बार इस तरह के जंगली फूल भी तो उगते हैं। उस दिन वो बात आई गई हो, लेकिन अब रानी रोज वहाँ पर जाती और उस फूल को देखती। वो फूल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वो बहुत सुंदर होता जा रहा था। एक दिन, महारानी साहिबा, देखिए, इस फूल में ऐसा लगता है कि जैसे इस फूल में कोई बच्चा लेटा हो। हाँ, तुम सही कह रही हो। इस फूल में तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे इसके ऊपर कोई बच्चा लेटा हो। ये फूल बहुत ही अनमोल है। हमें इसकी खास देखभाल करनी चाहिए। रानी उस फूल की बहुत देखभाल करती हैं। कुछ दिन बाद रानी बहुत बीमार हो जाती हैं और वो बीमारी के कारण अपने पेड़ पौधों पर ध्यान नहीं दे पाती हैं। एक दिन वो अपनी दासी को अपने महल में बुलाती हैं और उससे कहती हैं, देखो, पिछले काफी दिनों से मैं उपवन में नहीं गई हूँ। तुम एक काम करो, तुम वहाँ पर जाओ और सारे पेड़ों की देखभाल करो और खासकर वो फूल जो हमारे उपवन में नया और अनोखा है, उसका जरूर ध्यान रखना। दासी वहाँ जाती है और पेड़ पौधों की देखभाल करने लगती है। वो थोड़ा सा आगे बढ़ती है और फूल को देखती है कि वो फूल मुरझाकर गिर गया है। वो बहुत दुखी होती है और ये बात आकर रानी को बताती है। रानी बहुत रोती है, जिसके कारण उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। एक रात रानी सो रही होती है, तभी उनको एक सपना आता है। वो सपने में उस फूल को देखती हैं। उन्हें लगता है कि जैसे फूल में से कोई उनसे बात कर रहा हो। उसी समय वो राजा को उठाती हैं और उसे अपने सपने के बारे में बताती हैं। रानी, फूल भी क्या कभी बात करते हैं? वो तुम्हारा सबसे अनमोल फूल था और वो खराब हो जाने के कारण आपके दिमाग पर उसका गलत प्रभाव पड़ा है। ये सिर्फ एक सपना है। नहीं, आप बस मेरी बात मानो और एक बार मुझे उस उपवन में ले चलिए। मैं वहाँ पर जाकर उस फूल को दोबारा से देखना चाहती हूँ। परंतु अभी बहुत रात हो रही है। इस समय पर आपका वहाँ जाना ठीक ना होगा। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं कल सुबह आपको वहाँ ले चलूँगा। पर रानी उनकी बात नहीं मानती हैं और थक कर राजा उन्हें उपवन की तरफ ले जाते हैं। वो फूल पहले की तरह से खिला होता है। रानी, अब आप मुझे बताएं कि आपने पूरा सपना क्या देखा था। आपने तो कहा था कि ये बुरे तरीके से मुरझा गया है, लेकिन ये तो खिला हुआ है। जी, मैंने देखा कि उस फूल में जो बच्चे के तरीके से एक आकृति बनी हुई है, वो मुझसे बात कर रहा है और मुझसे कह रहा है कि जल्दी ही तुम माँ बनने वाली हो। रानी साहिबा, आपके दिमाग पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। चलिए, कोई बात नहीं। अगर ऐसा होता है तो वो बहुत खुशी की बात है। कुछ दिनों बाद रानी गर्भवती हो जाती हैं और उसके बाद कुछ ऐसा होता है
जो आज तक कभी ना हुआ था। रानी एक साथ 12 राजकुमारियों को जन्म देती है। ये देखकर पूरी प्रजा में हड़कंप मच जाता है और सब आश्चर्य से अपने दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। और लड़कियों को जन्म देने के साथ ही रानी की मृत्यु हो जाती है और राजा उनकी देखभाल करना शुरू कर देते हैं। राजा अपनी पुत्रियों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वो सब फूल की तरह कोमल और सुंदर थीं। किसी भी राजकुमारी को महल से बाहर जाने की अनुमति ना थी। वो हर समय एक कड़ी सुरक्षा के बीच में रहा करती थी। एक बार राजा के सामने एक बड़ी अजीब सी परेशानी आकर खड़ी हो गई। उनकी बेटियां कहीं भी महल से बाहर ना जाती थीं। फिर भी हर रात उनके कपड़े फट जाते थे। राजा उनको रोज नए कपड़े बनवा कर देता, लेकिन उनके कपड़े रोज फट जाते थे। उन्होंने कई बार इसका पता लगाने की कोशिश करी, लेकिन ना तो राजकुमारियों ने उन्हें कुछ बताया, ना उन्हें किसी से इस बात का मालूम पड़ा। एक दिन, हुजूर, आप इतने परेशान क्यों बैठे हुए हैं? अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बताएं। हो सकता है कि मैं उसका हल निकाल सकूं। मंत्री जी, मैं रोज अपनी पुत्रियों के लिए कपड़े बनवाता हूँ और रोज रात को उनके कपड़े फट जाते हैं। समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या होता है जिनके कारण उनके कपड़े फट जाते हैं। मैंने उनसे कई बार इसका कारण पूछा, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती हैं। आप परेशान मत होइए। आप एक काम करिए कि आप नगर में ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि जो भी आदमी इस बात का पता लगाएगा, आप उसको ढेर सारा इनाम देंगे। अगले ही दिन पूरे राज्य में ये बात आग की तरह फैल गई और दूसरे देशों में भी इस बात का पता लगाने दूर दूर से लोग आते और कुछ दिन रहते, लेकिन उन्हें कुछ पता न लगता। एक दिन दूर देश से एक लकड़हारा आया। हुजूर, मैं एक लकड़हारा हूँ। आपकी पुत्रियों के कपड़े क्यों फटते हैं, मैं इसके बारे में बता सकता हूँ। क्या तुमको इस बात का पता है कि अगर तुम इस बात का पता नहीं लगा पाए तो तुमको मृत्यु दंड भी मिल सकता है? जी, मुझे पता है, पर आप मुझ पर विश्वास रखें कि आप मुझे इनाम देकर ही वापस भेजेंगे। मृत्यु देकर आप मुझे अपने ऊपर कोई पाप नहीं लेंगे। लकड़हारा चुपचाप जाकर रानियों के बगल वाले कमरे में जाकर लेट गया। तभी एक राजकुमारी आई और उससे बातें करने लगी। उसने थोड़ी देर उससे बात करी और कहा कि ये दूध रखा हुआ है, इसे आप पी लें। लकड़हारे ने दूध को अपने पास में रख लिया और उससे कहा कि मैं जब रात को सोऊंगा तब मैं ये पी लूंगा। लकड़हारे को रात में रानी राजकुमारियों के कमरे से कुछ खटपट की आवाज आई। वो फौरन उठा और धीरे से उस कमरे में झांकने लगा। उसने देखा कि राजकुमारियों ने एक दीवार के पास जाकर खटखटाया और वो दीवार वहाँ से हट गई। फिर राजकुमारियाँ उस दीवार के अंदर चली गईं। अगले दिन लकड़हारे ने चुपचाप जाकर ये बात राजा को बताई। राजा साहब, कल रात को मैंने देखा कि राजकुमारियों के कमरे में एक जादुई दीवार है, जिस पे खटखट करते ही वो दीवार हट जाती है और सारी राजकुमारियाँ उसके अंदर चली जाती हैं। मूर्ख लकड़हारे, फालतू की बातें मत करो। अगर तुम पता नहीं लगा सकते हो कि उनके कपड़े क्यों फटते हैं तो तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुमको मौत के घाट उतार दूंगा। ठीक है महाराज, मुझे आज रात का समय दें। मैं आपको ये साबित कर दूंगा कि राजकुमारियाँ कहाँ जाती हैं। अगले दिन राजकुमारी फिर लकड़हारे को दूध पिलाने आती है। लकड़हारा रोज की तरह दूध बगल में रख देता और चुपचाप लेट जाता। जैसे ही आवाज होती है वो राजकुमारियों को जाते हुए देखता है और राजकुमारियों को जाते ही वो खुद भी उस दीवार को खटखटाता है और उनका पीछा करने लगता है। वहाँ पर जाकर देखता है कि वहाँ एक बहुत सुंदर सी दुनिया बसी हुई थी और ये परियों की दुनिया थी और उसके साथ में नाचती हैं, गाती हैं और खाती हैं। जब वो लौटने वाली होती हैं तब उनको एक कटीले रास्ते से निकलना पड़ता है, जिसमें निकलने से उनके कपड़े फट जाते हैं। लकड़हारा सोचता है कि अगर कल भी जाकर वो ये बात राजा को बताएगा तो राजा ये बात नहीं मानेगा, इसलिए वहाँ से कुछ सोने की पत्तियाँ और चांदी की पत्तियाँ तोड़ लेता है। अगले दिन, महाराज, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं था। ये देखिए सोने चांदी की पत्तियाँ। ये तो आप भी जानते हैं कि ये ना तो मैं खुद ला सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है और ना ही आपके महल में उपलब्ध है। आप राजकुमारियों को बुलाइए और उनसे पूछिए कि वो कहाँ जाती हैं। वो आपको इन पत्तियों के बारे में बता देंगी। राजा राजकुमारियों को आदेश देता है और अपने महल में बुलाता है। राजकुमारी आके देखती हैं और वो ये बता देती हैं कि हाँ, उनके पास एक जादुई दीवार है जो कि उनकी माँ ने बना कर दी है।
वो हर रात माँ के पास जाती हैं और उनके पास घूम के हर सुबह वापस चली जाती हैं। राजा ये सुनकर आश्चर्यचकित होता है। तभी एक राजकुमारी लकड़हारे से पूछती है, लकड़हारे, मैं तुम्हें रोज दूध पिलाने आती थी और उसमें मैंने नींद लाने वाली दवाई मिलाई थी, फिर भी तुमको नींद नहीं आई। राजकुमारी साहिबा, मुझे दूध बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन आप इतनी बड़ी राजकुमारी हैं और आप मेरे लिए वो दूध लेकर आई थीं, इसलिए मैंने आपसे कभी मना नहीं किया और इसी वजह से मैं बेहोश नहीं हुआ। राजा ये सब सुनकर बहुत खुश होता है और वो अपनी राजकुमारी से कहता है कि मैं भी तुम्हारी माँ से मिलना चाहता हूँ। उसकी मौत के बाद मुझे उसकी बहुत याद आती है। राजकुमारी उनसे मिलवाने का वादा करती हैं और सब लोग बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। राजा लकड़हारे को अपने ही महल में नौकरी दे देते हैं और सब लोग सुख शांति से रहने लगते हैं।